हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में एसएसटी का आपका एग्जाम है ना, तो डीओ की तरफ से जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, तो इसी को मैं दोनों मीडियम जो बच्चे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं करवाने जा रहा हूँ, ये वीडियो पार्ट 1 में रहेगी। ठीक है, जो पार्ट 2 जैसे वो आगे जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे ना शॉर्ट, तो वो इंग्लिश अलग हिंदी अलग या देख लेंगे, कंबाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो दोनों बच्चे जो मीडियम के हैं आराम से यहाँ देखें। सेम पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम पेपर ऐसे ही आएगा जैसे इंग्लिश का आपने देखा था। और मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी, आपको पता है बहुत से क्वेश्चन उसमें से आए थे। आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा, जो बच्चे पुराने जुड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा, फायदा मिला होगा। तो जो बच्चे नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब फटाफट देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो जैसे चैप्टर से पढ़ा वो आंसर दे देगा और आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपके कितने आंसर ठीक थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। बताओ, भारत के संविधान की अंतरात्मा कौन है? बताओ कौन है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपके सामने है मौलिक अधिकार, आपके सामने है यहाँ पर सार्वभौमिक वैसे मताधिकार, नीति नेतृत्व और संसदीय शासन पद्धति। तो आपको इसमें आंसर बताना। तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश की जो अंतरात्मा, जो हम संविधान की बात करते हैं ना, वो पता है किसे माना जाता है? फंडामेंटल राइट को। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, मौलिक अधिकार को। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है दीपक इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग अ स्पीच। देखो, दीपक को जो है ना भाषण देने से रोक दिया गया है। बताइए कि दीपक के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो आपको पता लगाना यहाँ पर कि जो दीपक है ना, उसका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट किया जा रहा है, मतलब उसको ये अधिकार नहीं मिल रहा। तो देखिए, अगर उसको भाषण देने से रोका जा रहा है तो ये किसके अंदर आता है? ये फ्रीडम वाले में आता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या था? ए। दूसरे वाले का आंसर क्या है? बी। ठीक है, आप एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आंसर नंबर डाल के सिर्फ ऑप्शन लिख देना। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे आप कर रहे हैं, तो पहले का आंसर आपका क्या है? ए आंसर आया। ठीक है, और दूसरे का क्या है? दूसरे का आपका है बी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आंसर लिख के आने हैं। ठीक है, आप पूरा बताना चाहे तो पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेकुलर। आपको यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किस कंट्री को आप धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता, जहाँ पे सभी धर्मों को समानता दी जाती है। ठीक है, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो स्टेट होता है ना, वो केवल एक रिलीजन को फॉलो नहीं करने के लिए कहता, जहाँ पे सभी रिलीजन जो है उनके पास इक्वल राइट होते हैं। तो आपको इसके हिसाब से आंसर यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम एक बार। देश ए में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार है, ये तो हो ही नहीं सकता। देश बी में एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया, ये भी गलत है। देश सी में एक धर्म के मतों का मूल्य दूसरे धर्म के मतों के मूल्य से ज्यादा है, ये भी गलत है। और फिर यही बचा, सबको समान दिया गया अधिकार यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कंट्री डी में पीपल को, जितने भी रिलीजन है ना अलग अलग, उन सबको इक्वल राइट दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो थर्ड वाले का आंसर जो है वो क्या आ गया? हमारा डी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास। तो आपको बताना है कि हमारी जो भारत सरकार है, या उस समय जब देश हमारा गुलाम था, तब भी हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पास किया गया था। तो वो कब किया गया था? 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5वें नंबर पर, ये कह रहा है दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपको पता लगाना करेक्ट कौन से। देखो, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता लगाना है ट्रू है फॉल्स। एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5वें नंबर पर ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, और यहाँ पर 6ठे नंबर पे दिया है। देखो, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आपको फिर अच्छे से यहाँ पर आगे पीछे का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो,
यहाँ पर जो पांचों क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसमें ऐसा नहीं दे रखा। ठीक है, देख लेते हैं आगे पीछे दे रखा हो। ये ना 10वें नंबर पे दे दिया उन्होंने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ये 5वां है और हिंदी मीडियम में 10वें नंबर पे दे रखा है। ये कह रहा है वाटर जो है, अच्छा मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो पहले चेक किया करो ये ट्रू है फॉल्स है दोनों। ये कह रहा है वाटर जो वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब बार बार बन सकता है वाटर, तो बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सलाइन, ये कह रहा है ज्यादा जो पानी है ना धरती पर वो नमक के रूप में है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, जल एक नवीकरणीय है, ट्रू है। पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल अलवणीय है, देखो यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया अलवणीय, मतलब मीठा पानी है, लेकिन इंग्लिश में लिख दिया सेलाइन। देखो आंसर अलग अलग हो जाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर ये तो ट्रू है दोनों, तो इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आप लिखोगे दोनों करेक्ट हैं, तो ए आंसर हो गया इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। हिंदी मीडियम के हिसाब से यहाँ लिख दिया उन्होंने अलवणीय जल। ठीक है, तो ये ठीक है, ये गलत है, तो पहला सही है दूसरा गलत, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। इसने बोला कि आपको पता लगाना कि कौन सा सही मैच है। ये कह रहा है फिशिंग क्या प्राइमरी एक्टिविटी है, हाँ। बैंकिंग थर्ड वाले में आता है, टर्शरी में आता है, ये भी टर्शरी में, ये भी टर्शरी में। ठीक है, तो प्राइमरी वो होता है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो प्राथमिक क्रिया मत्स्य, ये सही आंसर, तो इसका ए आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों में सेम था, ए आंसर आ गया। तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया कर लेना। द्वितीय क्या होता है, जिसमें किस चीज का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग इन राइस प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चावल किस देश में उगता है, वो है चीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ए, इसका आएगा ए आंसर। ठीक है, फिर क्या है तंजानिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तंजानिया, तो तंजानिया जो है वो पार्ट है हमारी मतलब हमारी मतलब जो हमारी अर्थ है उसमें अफ्रीका का पार्ट है, किसका, अफ्रीका, ए आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग सोल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स है। यहाँ पे इन्होंने दलों गलत लिया ना, वो ढाल ही आना था। ठीक है, तो ढाल में सबसे बढ़िया कौन सी इसमें से अच्छी मानी जाती है मिट्टी को रोकने के लिए। देखो मिट्टी अगर बह जाएगी ना तो फसल उग नहीं पाएगी। ठीक है, तो फसल को अच्छे से उगाने के लिए हम मिट्टी को बहने से रोकते हैं, तो उसके सब तरीके दे रखे एग्जाम में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आपको चारों पॉइंट बताने पड़ते हैं। पर ये कह रहा है कि अगर ढालों में अगर हमें मिट्टी को रोकना है तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, वैदिक फार्म होगा, समोच्च रेखीय जुताई होगा, दक्षिण मेघला होगा, या चट्टान बांध होगा। तो ये आपको आंसर बताना है इसके अंदर। तो इसका आंसर है काउंटर प्लाइंग। ठीक है, क्या हिंदी में समोच्च रेखीय जुताई करके। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको इसमें ऑड वन आउट बताना। देखो पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस, ठीक है, ये जो है ना ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, जबकि सोलर एनर्जी जितनी मर्जी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है, सौर ऊर्जा। फिर उसके बाद ये हमने करा दिया था हिंदी में, और अब दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन। तो ये असेशन रीजन वाला, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए ना सबसे पहले चेक किया करो दोनों ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि ट्रू है फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। तो आप बोलोगे हाँ ये तो ट्रू है, चैप्टर पढ़ा तो आपने। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। भाई बताओ सरकारी दस्तावेजों में सरकार जो ब्रिटिश सरकार है वो आम लोगों के बारे में लिखेगी, नहीं लिखेगी ना, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ इंग्लिश में। अगर जेम्स मिल ने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 कैटेगरी में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। क्या ट्रू है ये, हाँ ट्रू है। ये कह रहे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं हमें समझने में, ठीक है, कि कॉमन पीपल क्या सोचते थे, नहीं आम लोगों के बारे में थोड़ी था। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है।
जब ये ट्रू है ये फॉल्स है तो हम किस पर टिक करेंगे? देखो ये ट्रू है, करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो सी पर टिक करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? सी। तो 9 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसका क्या था? सी था। ठीक है, इसका क्या था? बी था। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर हो गया सी। फिर नेक्स्ट है, इसने बोला है पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, देखिए दोबारा से पढ़ता हूँ, पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे आरंभ हुई। बताओ सबसे पहले जो इंग्लिश फैक्ट्री थी ना वो भारत में जो है ना कहाँ पर लगी थी? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी नदी के किनारे लगी थी, तो आपको पता है कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पे लगी थी, लेकिन किस नदी के किनारे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये था ना, एक मिनट, ये था क्वेश्चन हिंदी में और ये है इंग्लिश में। तो हुगली नदी के किनारे, कौन सी? हुगली नदी के किनारे, ये आप याद रखना। ठीक है, ये कह रहे शहरदौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बना था? तो 1756 में बना था। ठीक है, तो इन विच ईयर शहरदौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल? तो 1756 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट विच एग्रीकल्चर? बताओ, तो चंपारण जो मूवमेंट है ना वो किसके खिलाफ चला था? देखो जो ब्रिटिश सरकार थी ना उन्होंने जितनी भी जमीन थी ना उसके ऊपर, जैसे आपके पास जितनी भी जमीन है किसानों के पास चंपारण में, तो 15% पर नील उगाना पड़ता था। तो बाद में ब्रिटिश सरकार ने नील उगाने के लिए मना कर दिया, पैसे लेना शुरू कर दिए, तो इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन चल पड़ा था ये चंपारण, ये नील के खिलाफ था। ठीक है, इंडिगो बोलते हैं इसे, ये आंसर है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड शेर मसूर? ये कह रहा है शेर मसूर किसको कहा जाता था? आप बताइए शेर मसूर किसको कहा जाता था, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो शेर मसूर बोला जाता था। ठीक है, तो डियर लास्ट जो है, जो शेर मसूर है ना वो टीपू सुल्तान को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा टीपू सुल्तान आ गया। अब बाकी ये पेपर आप देख लो, फिर इसकी वीडियो में आपको अलग से बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बाकी हो सके तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब आप आराम से सारा देख सकते हैं ये पेपर। देख लो मैप वर्क भी है, तो मैप वर्क की तैयारी अच्छे से कर लो। मैं कोशिश करूंगा मैप की भी आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊँ। ठीक है, ये मैप ऐसे ही मिलेगा आपको। अब ऐसे हिंदी मीडियम में देख लो। सारे क्वेश्चन दिखा देना, पैसेज वगैरह भी आ रही है देखने। ठीक है, और मैप वर्क भी आ रहा है। ठीक है, तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।